हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी जानकारी लेने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। शुरुआत में सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको अगर अमीर बनना है, धनवान बनना है, लोग आपकी इज्जत करें ऐसा आपको लगता है, पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हो और गरीबी को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, आखिर औरत का वो कौन सा अंग दबाने से और चूसने से अचानक धन प्राप्ति होने लगती है? लोग औरत का कौन सा अंग दबाकर और चूसकर अमीर बन जाते हैं? जो भी मनुष्य औरत का ये अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर उसे हमेशा ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास आखिर है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके पास एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने तक को एक दाना तक नहीं था। तो दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी के ताने, वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था, तो उसे एक तपस्वी साधु तपस्या करते हुए दिखे। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपनी तपस्या खत्म की, तो गोपाल उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने गोपाल से कहा, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब गोपाल ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है कि मैं गरीब हूं, तो मैं क्या करूं? चाहे कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। मेरा एक छोटा सा व्यापार था, वो भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी फटे पुराने हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें तुम्हारी औरत का सिर्फ ये अंग बेशरम होके दबाना और चुस लेना है। फिर अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। आगे साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चुसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है, उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे गौर करना। तब गोपाल साधु जी महाराज की बातें बहुत ही गौर से सुनता है और कहता कि जितना जल्दी हो सके मुझे ये बात बता दो। दोस्तों, तभी साधु जी महाराज गोपाल की ओर देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, देखो गोपाल, उस अंग के बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक कहानी सुननी होगी। और साधु जी महाराज गोपाल को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे, जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। उसके घर किसान और उसकी पत्नी रहा करते। उस किसान और उसकी पत्नी का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना ज्यादा प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए
कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे ये बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वो सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहने वाले हर पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। राजा के सैनिक जाते हैं और नगर में हर जगह घोषणा करते हैं कि सभी के घर रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी लोग अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात कभी नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत होती थी, क्योंकि किसान बहुत ही समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में आधी रात को दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान पत्नी की वजह से है, और उसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान के वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ही ज्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है, और यही वजह है कि किसान के घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद राजा अपने महल में जाता है और एक सैनिक को बुलाता है और सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वो तुम किसान को बोल देना। सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो खेतों में नहीं गया था। उसी समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है, नहीं, तुम कुछ भी मत लावो, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, देखो किसान, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते
तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा साहब आपको इनाम में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। दोस्तों, किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा महल क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय वहां रानी सैनिक की बातें सुन रही थी। ये सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है? इसके बाद रानी ने कहा, अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लूंगी। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कौन समझदार है। इसके बाद फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया कि मेरी बात किसान के पत्नी को बोलना और याद रखना। ये बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा, रानी जी क्या बात बतानी है वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी बाहर आती है और कहती है, बताओ क्या बात है। तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो रानी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसके 2 गुना जमीन भी रानी आपको देगी। दोस्तों, यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और वो कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी ये सब देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है, रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान के पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान के पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी के वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं किसान तो मरा पड़ा है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया? तब उस किसान की पत्नी बोलती है, किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसीलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत किसान के घर से राजमहल दौड़े चले जाते हैं और राजा रानी को सारी बात बता देते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बाबूला हो जाते हैं। राजा और रानी किसान को पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिकों से कहते हैं। सैनिक जाते हैं और तुरंत किसान के पत्नी को बंदी बनाकर लाते हैं। राजा किसान के पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान के पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से दबाता था और किसान एक काम और करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श करता था। यह बात सुनकर राजा दंग रह जाता है।
इस कहानी को बताकर साधु थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन इस कहानी को सुनकर गोपाल के मन में कई सवाल घूमने लगते हैं। गोपाल साधु महाराज से पूछता है कि महाराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर किसान ऐसा काम क्यों करता था। उससे रहा नहीं जाता है और वो साधु जी से इसका मतलब क्या है ये पूछ ही लेता है। तो साधु मुस्कुराकर इसका जवाब देते हैं। साधु कहते हैं, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जिभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। यही वजह है इस संसार में यज्ञ पवित्र काम करता है, उसका घर धन दौलत से भर रहता है, उसे कभी पैसों की कमी नहीं होती। उसकी नौकरी, व्यापार या फिर और कोई भी काम धंधा हो, सब में प्रगति हो जाती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।